अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस में भी हमारे चैप्टर क्लास 10 के हो चुके हैं, 2 चैप्टर हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 हमारा रनिंग में है। ये जो चैप्टर हमारा रनिंग में है उसकी भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज उसकी 3rd क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 आज उसका। दोस्तों ये जो हमारी क्लास जो पहले 2 हो चुकी है, मैंने इस क्लास में आपको सारा बता दिया था कि जैक प्रक्रम क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही जैक प्रक्रम है, यानी कि लाइफ प्रोसेस है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि क्या जैक प्रक्रम होता है, कितने इसके टाइप होते हैं और कौन कौन से टाइप इसके अंदर आते हैं, वो सारी चीजें बता दी थी आपको मैंने। कितने टाइप के पोषण होते हैं और कौन कौन से जीव किस तरह का पोषण ग्रहण करते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उनको जाके देखिए, फिर आप इसको देखना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हमें एनर्जी की नीड क्यों पड़ती है। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें एनर्जी की नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल यही पढ़ाया था मैंने कि हमें एनर्जी की नीड क्यों पड़ती है। मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे और 4 पॉइंट में मैंने बताया था आपको कि हाँ भाई जितने हमारे डेली लाइफ के वर्क होते हैं या फिर जो भी हमारी बॉडी की कार्य प्रणाली होती है, यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है, सारी की सारी चीजें एनर्जी पर ही वर्क करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लास आपके समझ में आ गई होंगी, तो फिर शुरू करते हैं आज। दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, फिर एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों हमारे एनर्जी के बारे में लगभग सा सब कुछ हो गया था और आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस इन प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब इस टॉपिक को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो मैं बताऊं इसके बारे में थोड़ा सा। ये आपकी 10th क्लास और 9th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th और 9th के लिए। एक तो होता है इंपोर्टेंट, एक होता है महान इंपोर्टेंट, तो भाई ये महान इंपोर्टेंट वाला, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने कोई रंध्र का नाम सुना है? क्या आपने रंध्र का नाम सुना है? रंध्र, ठीक है, इसको बोलते हैं इसमें स्टोमेटा। स्टोमेटा, क्या दोस्तों आपने रंध्र यानी स्टोमेटा का नाम सुना है? सर लग तो कुछ सुना सा रहा है, कहीं ये प्लांट से संबंधित तो नहीं है? बिल्कुल दोस्तों प्लांट से संबंधित है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का काम होगा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्य जो रोल प्ले करेगा वो रंध्र करते हैं, ठीक है। अब रंध्र होते क्या है दोस्तों, पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। रंध्र होते क्या है दोस्तों, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, मैनेज कर लेना, ठीक है। ड्राइंग तो मत जाइए, वो जो अंदर से फीलिंग है ना जब बनाने की, ठीक है। ये एक पेड़ की पत्ती है। आपको पता है दोस्तों कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दोस्तों, ये पत्तियों के द्वारा होता है। कोई भी पेड़ की जो पत्ती होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उन पत्तियों के द्वारा होता है। तो दोस्तों पत्तियों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे पोर्स पूरी पत्ती पर, इस तरह के पूरी पत्ती पर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। पूरी पत्ती पर ऐसे पोर्स मौजूद होते हैं इस तरीके से। सर क्या काम होता है पोर्स का, क्या काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में? दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। अब ये जो पोर्स हैं इनको स्टोमेटा बोलते हैं। ऑक्सीजन इनके थ्रू ही बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड इनके थ्रू ही अंदर जाएगी, यानी कि इन पोर्स के थ्रू क्या हो सकता है, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं हमारे, इनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दोस्तों क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ सर पोर्स कहाँ पर होते हैं, पोर्स होते हैं दोस्तों पत्तियों पर, पेड़ की पत्तियों पर, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। और दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम में बता देता हूँ रंध्र का मैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है इसका इस तरह का, इस तरह का डायग्राम होता है। इस पर ये इसकी सेल्स होती हैं, कोशिका द्वार, दोस्तों इनको बोलते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। किसी का द्वार नाम था गार्ड सेल, देख सकते हो उसको, गार्ड सेल, ठीक है। दोस्तों इसको बोलते हैं रिजर्व, हरित हरित लाभ, यानी कि ठीक है। दोस्तों रंध्र के बारे में मैंने बताया आपको कि पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट होता है। और दोस्तों काम क्या होता है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान करना इसका काम होता है, ठीक है। दोस्तों रंध्र का अगर इस इतने से हिस्से को काटकर, दोस्तों अगर जहां पर रंध्र होता है इतने से हिस्से को काटकर अगर थोड़ा सा और जूम कर दें दोस्तों इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अगर इस इतने से हिस्से को काटकर हम थोड़ा जूम कर दें तो इस तरह का दिखाई देगा। अब दोस्तों में क्या होता है, जो रंध्र होता है इसका जो फंक्शन होता है, रंध्र का टोटल फंक्शन डिपेंड करता है जो कोशिका द्वार है, यानी कि जो गार्ड सेल्स है, ये जो कोशिका द्वार गार्ड सेल्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी ये खुले हैं, कभी ये बंद हैं, वो सारी चीजें यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रंध्र का फंक्शन है, जो रंध्र की कार्य प्रणाली है वो डिपेंड करती है किस पर, कोशिका द्वार पर, इसकी कोशिका पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो इसके हमारा रंध्र है, रंध्र की जितनी भी कार्य प्रणाली होती है वो उसकी कोशिकाओं पर डिपेंड करती है, ठीक है। दोस्तों इसके बीच में होता है रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, जहां से चीजों का यानी कि चीज कह रहा हूं गैसों का थोड़ा सा डिफ्यूजन या आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सर, क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के अंदर वजह से होता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो हमारा ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की वजह से होता है। दोस्तों क्या आपके समझ में आ गया ये रंध्र? अगर रंध्र समझ में आ गया तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। रंध्र समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि जितना भी प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का वो रंध्र के द्वारा होगा, ठीक है। समझाने का मतलब है कि जितना भी प्रोसेस होगा रंध्र के द्वारा, फोटोसिंथेसिस का, वो दोस्तों रंध्र के द्वारा होगा। रंध्र मतलब स्टोमेटा के द्वारा होगा, ठीक है, ठीक है। दोस्तों स्टोमेटा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। डायग्राम में इसलिए बना देता हूँ दोस्तों ताकि डायग्राम से सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम विजुअल तरीके से रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक बढ़िया सा टॉपिक। पहले दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की हेडिंग और डेफिनेशन लिख देता हूं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा से
से वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को मिलाकर अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इतना सारा लिखा है, अगर आपने मेरे दो शब्द सुन लिए तो आपको ये भली बात कट जाएगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी 3 लाइनें लिखी हैं, अगर आपने मेरे सिर्फ 2 शब्द सुन लिए, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, तो दोस्तों ये चीज आपके मन में मतलब दिमाग में उतर जाएगी। ठीक है, अपनी बुद्धि में घुस जाएंगी सारी चीजें। मैंने दोस्तों इतना लिखा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। हमारा जो वायुमंडल है, सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश है सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। इन तीन चीजों को मिलाकर जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, इन तीन चीजों को मिलाकर जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, दोस्तों इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या सर, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दोबारा बता दूं एक बार, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को मिलाकर अपना भोजन तैयार करते हैं, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, जो बताया मैंने अभी, इतना सारा जो लिखा है, अगर आप 3 शब्द में बात खत्म करना चाह रहे हो दोस्तों, 3 शब्द में अगर बात खत्म करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सूर्य की ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन 3 चीजों को मिलाकर दोस्तों अगर प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा CO2 तथा जल, इन तीनों चीजों को मिलाकर जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इन तीनों को मिलाकर जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं उसको बताइए। बहुत बढ़िया सर, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। बहुत शानदार, यही उम्मीद थी आप लोगों से। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई दोस्तों तो मैं आगे चलूं इसके इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन के लिए। मैं इसकी रिएक्शन दोस्तों लिख देता हूं, पहले इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं यहीं पर। The process in which green plant prepare their food by using solar energy by using solar energy and एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कभी आप कुछ और समझ लो सर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड
कोमा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर prepare their food. This process is known as photosynthesis. ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि हिंदी में तो हमें बहुत सारी लाइन रटनी पड़ती हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं उनके लिए फायदा हो जाता है। देखो 2 लाइनें बनी है बस, मात्र 2 लाइनें। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग the process in which green plants prepare their food by using solar energy, atmospheric CO2 and carbon dioxide and water known as photosynthesis. ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको रफ करके इंपोर्टेंट रिएक्शन पर चलता हूँ। रखो इसको, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं फिर इसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन पर। ठीक है, इस रिएक्शन को एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो इसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, ये जो लिखा है। ठीक है, और एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को मिलाकर बनती है ये वाली रिएक्शन। देखो दोस्तों, ये है रिएक्शन और यहाँ पर लिख देते हैं HB, यानी कि HB का मतलब होता है सनलाइट। HB का मतलब होता है सनलाइट। और दोस्तों मैंने आपको वही तो बताया था, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो HB का साइन होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सनलाइट, यानी कि प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा बताया था ना मैंने कि इसके पीछे प्रकाश ऊर्जा का भी थोड़ा सा रोल प्ले होता है। दोस्तों इन तीनों चीजों को यूज करके जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं दोस्तों, इस फूड को बोलते हैं ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, क्या दोस्तों ये बात क्लियर है? सर एक बार समझा दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझा देते हैं आपको दोबारा से। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको उसमें 3 वर्ड बताए थे। मैंने कहा था आपको सिर्फ 3 कीवर्ड याद रखने हैं। पहला HB जिसका मतलब होता है सनलाइट, दूसरा H2O जिसका मतलब होता है वाटर यानी जल, तीसरा CO2 जिसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैंने बताया था, अगर आपको ये पूरी डेफिनेशन नहीं रटनी, तो आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं। अगर पूरी डेफिनेशन नहीं रटनी तो आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं। और 3 वर्ड याद रखने से, ठीक है, 3 वर्ड याद रखने से आप पूरी जो इसकी डेफिनेशन उसको याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसकी एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ये जो मैंने बताया था HB का निशान यानी सोलर एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा, इन तीनों को मिलाकर प्लांट क्या बनाते हैं दोस्तों? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। दोस्तों क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और जो हमारी ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, क्या दोस्तों बात क्लियर है? अब ये जो 6 लगाए हैं ना, इधर 6 लगाया है, इधर 6 लगाया, इधर 6। दोस्तों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चले फिर आज का। दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके और डीप में। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक चीजें।
आवश्यक सामग्री, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को जैसे आपको घर पे खाना बनाने के लिए या फिर मम्मी को घर पे खाना बनाने के लिए चीज़ें चाहिए कि हमें आटा चाहिए, सब्जी चाहिए और बहुत सारे मसाले चाहिए, तेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और या फिर गैस या फिर चूल्हा। तो इसी तरह जो प्लांट होते हैं उनको भी खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों का नाम तो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी, जल्दी बताइए एक बार। CO2, दूसरी वाटर, तीसरी सौर ऊर्जा। बहुत बढ़िया, ये तीनों चीज बता दी। पहले लिख लो जल, सेकंड वाली लिख लो CO2। दोस्तों CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में लिख देता हूँ आगे, कुछ बैन बुद्धि बच्चे भी होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी सौर ऊर्जा मतलब वाटर, यानी कि मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सौर ऊर्जा है सोलर एनर्जी, ठीक है। एक और है सोलर एनर्जी हो गया, क्या हो गया, एक होता है दोस्तों सौर वाला, लिख दो सबसे नीचे क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि तो जब मैं आपको रंग समझा रहा था स्टोमेटा के बारे में, जब आपको पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बताया था आपको क्लोरोफिल क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बताया था ना। हाँ, तो वही होती है क्लोरोफिल। दोस्तों एक बार मेरे साथ साथ दोहरा दीजिए, कौन कौन सी 4 चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए। पहला सर उनसे वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा, चौथा क्लोरोफिल। दोस्तों मात्र 4 चीज आपको याद रखनी है और MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन सी चीजें अलग हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन सी चीजें अलग है, यानी कि फोटो ऐसी कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग नहीं आती। 3 आपको ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन अलग से दे देगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और है दोस्तों इसके दौरान घटनाएं इंसिडेंट या फिर है इंसिडेंट, ठीक है। घटनाएं का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारा ग्लूकोज बनता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी चीजें मतलब क्या ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो ये हमारा ग्लूकोज बनता है, वही देखिए। पहला सबसे पहले क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश को, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। सनलाइट absorbed by sunlight is absorbed by chlorophyll,
सेकंड काम क्या होता है दोस्तों इसमें, सेकंड काम क्या होता है, इस सौर ऊर्जा का सूर्य के प्रकाश का उपयोग जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए होता है। तोड़ने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, पहला मैंने जो आपको मैं बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पहली जो घटना है वो होती है क्लोरोफिल है। सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और दोस्तों सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है, इस सनलाइट का अवशोषण हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका काम रहा होगा सनलाइट का। तो दोस्तों जो सनलाइट का काम है वो सीधा सीधा ये है कि जो हमारा जल होता है, जो हमारा रूस द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो जल है उस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी कि ये जो जल है मैं इधर लिख देता हूँ छोटा सा, ये जो H2O है इसको H2 और O2 में जो तोड़ता है कौन, इस H2O को, इस जल को H2 और O2 में तोड़ता है कौन, बिल्कुल सर ये हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो आपको सूर्य का प्रकाश का काम तो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। इसमें किसमें लिख देता हूँ, sunlight is used to break water into सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, क्या ये दोनों बात आपकी क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखते हैं। पहला क्या है, सनलाइट का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा क्या था दोस्तों, जो प्रकाश की जो यानी कि सनलाइट है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, ये इसलिए इसका जो अब्जॉर्प्शन है इसलिए हो रहा है क्लोरोफिल के द्वारा, क्योंकि जो हमारा वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है, नीड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने की नीड है इस वाटर को। ठीक है, इसके थर्ड वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, थर्ड वाला पॉइंट, फिर वायुमंडलीय है, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया फिर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है, होती है, होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट
इससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, मैं इसको पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ दोस्तों। देन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड react with hydrogen to formation of कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें होती हैं, ये सिर्फ मात्र 3 घटनाएं हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं तीनों घटनाओं को। इस थर्ड वाली इसमें क्या होता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2 से अभिक्रिया करती है। तो सर ये H2 से अभिक्रिया करती क्यों है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर, मैंने बताया था C6H12O6। ये जो ग्लूकोज बन रहा था ना, ये जो प्लांट के फूड के तौर पे ग्लूकोज बन रहा था सर, यही होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैं तीनों को एक बार दोबारा बता देता हूं। इसको रब कर दूं, स्क्रीन पे पॉज करिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत खुशी होगी बात जानकर। ठीक है, पर बताऊंगा लास्ट में, पहले आप इस चीज को जान लीजिए। दोस्तों पहले क्या बताया था मैंने, जो हमारी सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है दोस्तों, वो एब्जॉर्ब होगी इसके द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा। दोस्तों दूसरा क्या बताया था मैंने, जो हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये दोस्तों ये ब्रेक डाउन कर देगी H2O को, H2 और O2 में। तीसरा क्या बताया था दोस्तों, जो हमारी CO2 है वो इस वाले H2 के साथ रिएक्ट करेगी, CO2 H2 के साथ रिएक्ट करेगी और एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगी, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों घटनाएं आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों? क्या तीनों घटनाएं कि बिल्कुल क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, लास्ट वाला सवाल मिस मत करना बिल्कुल भी, अगर वो मिस कर दिया तो देख लेना, आप लोग अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे आप लोग। अब दोस्तों इसके प्रभावित करने वाले कारण देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारण दोस्तों ऐसे कौन कौन से यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं, रोकने का कार्य करती हैं। ठीक है, पहला इसमें आज आपका हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश, अगर प्रकाश कम होगा दोस्तों, अगर प्रकाश भी कम होगा, अगर सूर्य का प्रकाश, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश ही कम होगा दोस्तों, अगर सूर्य का प्रकाश ही कम होगा तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश ही कम होगा, क्या ये वाटर H2 और O2 में टूट पाएगा? अगर सूर्य का प्रकाश ही कम होगा क्या ये H2O O2 में टूट पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब ये H2 O2 में नहीं टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो दोस्तों
किस चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा? बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो प्रकाश हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तापक्रम। ठीक है, तापक्रम का मतलब होता है दोस्तों टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर से रिगार्डिंग क्या चीजें हो सकती हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको बिल्कुल क्लियर लिख देता हूँ। ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको रफली समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा पॉइंट पता इमेज से बन जाए। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है वो C6H12 वाली। दोस्तों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है दोस्तों वो भी बढ़ेगी, यानी इसकी दर जो बढ़ जाएगी, दर, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? क्या ये बात क्लियर है? दोबारा बता दूं दोस्तों, अगर प्रकाश की जो मात्रा है वो कम होगी तो अभी बताया था मैंने H2 जो हमारा जल है वो H2O2 में नहीं टूट पाएगा। जब H2O2 में नहीं टूटेगा तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों H2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। अगर ये रिएक्शन नहीं करेगी तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया की दर है, जो C6H12 वाली अभिक्रिया बताई थी, जो उसकी दर है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। आज एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, इसको नोट कर लीजिए। टॉपिक है वो है अमीबा में पोषण। तो इंग्लिश हिंदी में लिख देना, अमीबा में पोषण। ठीक है, तो मार्कर चेंज कर लेता हूं। अमीबा में पोषण, अमीबा न्यूट्रिशन ही ना, अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है दोस्तों, अमीबा पोषण का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। जो अमीबा पोषण होता है दोस्तों, मैं उसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अगर उस डायग्राम से आपको समझ में आ गया, जो डायग्राम बनाऊंगा अगर उस डायग्राम से आपके समझ में आ गया तो दोस्तों समझो आपको जो लिखूंगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पहला अमीबा की शेप किसी भी तरह की हो सकती है, मैं इस तरह की शेप बना रहा हूँ अमीबा की, ये देखो इस तरह की। ठीक है, ये हो गया इसके पूर्व परत, पाल, यानी कि सूडोपोडिया, PSU दोस्तों सूडोपोडिया। इसके बीच में होता है इसके केंद्रक, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ठीक है, पहला होता है सूडोपोडिया, दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब दोस्तों ये सूडोपोडिया होता क्या है, ठीक है, और मान लीजिए ये है एक खाद्य कण, ये जो खाद्य कण, ये है खाद्य कण। आपको धीरे धीरे सूडोपोडिया का थोड़ा सा समझ में आ जाएगा काम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ही अमीबा इस खाद्य कण यानी कि फूड पार्टिकल को देखता है, जैसे अमीबा इस खाद्य कण यानी कि फूड पार्टिकल को देखता है, तो ये जो इसका सूडोपोडिया है ना, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, झूठे के पैर, झूठे मूठे के पैर। ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। ठीक है, तो दोस्तों वही होता है, जैसे ही ये जो अमीबा है इस फूड पार्टिकल को देखता है, फूड पार्टिकल को देखने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये अपने पैर इस तरीके से फैलाना शुरू कर देता है। देखिए दोबारा इस तरीके से
इस तरीके से, इस तरीके से अपने पैरों को दोस्तों फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है, अमीबा की शेप कोई सी भी हो सकती है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यही शेप बनाओ आप लोग। अमीबा मतलब इर्रेगुलर शेप का होता है बिल्कुल। ठीक है, अमीबा बिल्कुल इर्रेगुलर शेप का होता है दोस्तों। ये है फूड पार्टिकल, इसके अंदर गोक्यूल्स वगैरह होते हैं। ये इसका केंद्रक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये इसका सूडोपोडिया है, ये इसका सूडोपोडिया है। ठीक है, और ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया ना सूडोपोडिया क्या होता है। ये जैसे ही फूड पार्टिकल को देखता है, ये अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देता है इस तरीके से, शेप चेंज करना शुरू कर देता है इस तरीके से। ठीक है, अब धीरे धीरे ये क्या होगा, इस वाले स्टेप को नीचे लिख देता हूँ ना, नीचे बना देता हूँ। ये जो हमारा फूड पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये जो फूड पार्टिकल नहीं आएगा, ये अमीबा धीरे धीरे फूड पार्टिकल घेरना शुरू कर देगा इस तरीके से। ये अमीबा धीरे धीरे फूड पार्टिकल को घेरना शुरू कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर एंटर कर जाएगा, ये अमीबा इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब इस अमीबा के अंदर होती है वोक्यूल्स, रिक्तिकाएं। वोक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, इसके अंदर होती है रिक्तिकाएं। अबे रिक्तिकाएं करेंगी क्या, इस फूड पार्टिकल से जितना भी न्यूट्रिशन होगा, इस फूड पार्टिकल से जितना भी न्यूट्रिशन होगा दोस्तों, सारा न्यूट्रिशन इससे एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसका क्या कर देंगी, बहिष्कार कर देंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। लास्ट में क्या होगा, एक और स्टेप इसका बनाए तो ये इसके वोक्यूल्स होंगे दोस्तों, ये वोक्यूल्स होंगे, इसका केंद्रक है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल दोस्तों, ये फूड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वोक्यूल्स है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर डायग्राम होगा। इसको डाइजेस्ट करने के बाद फूड पार्टिकल को जितना भी इसका, इसमें क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है ये होगा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। ये जो फूड पार्टिकल है ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होगा दोस्तों। इस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल में तोड़ने के बाद फिर इसका होगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद इसका क्या होगा, एक्सक्रीशन। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक बार लिख देता हूं दोस्तों क्या क्या होगा। ये बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार क्या क्या होगा। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ये बार आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी इंगेजमेंट। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, यानी कि फूड पाथ, यानी कि फूड पाथ का बनना, फूड पाथ का बनना। ठीक है, पहला क्या होगा दोस्तों, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है फूड पाथ का बनना दोस्तों। दूसरा क्या होगा दोस्तों, एक मिनट, दोस्तों दूसरा क्या होगा, एक तो अंतर्ग्रहण हो गया, दूसरा होगा दोस्तों पाचन। पाचन डाइजेशन, डाइजेशन। दोस्तों डाइजेशन में क्या होगा, दोस्तों डाइजेशन में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल ब्रेक्स इनटू
फूड पार्टिकल ब्रेक्स इनटू सिंपल फूड पार्टिकल, सिंपल फूड पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल ब्रेक्स इनटू सिंपल फूड पार्टिकल हैं जटिल कण का साधारण कण में टूटना, जटिल कण का साधारण कण में टूटना। ठीक है, टूटना। ठीक है दोस्तों, जटिल कण का साधारण कण में टूटना। क्या दोस्तों ये बात क्लियर है? थर्ड जो हमारा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा दोस्तों अब्सॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, remaining food is used for cell diffusion। cell diffusion ठीक है, remaining food is used for cell diffusion। इसका मतलब होता है दोस्तों बचा हुआ भोजन कोशिका, बचा हुआ भोजन कोशिका कोशिका मिश्रण के लिए उपयोगी। दोस्तों आपके फिर दोबारा समझा देता हूं। दोस्तों पहला होता है हमारा अंतःग्रहण यानी कि इंगेशन। इसका मतलब होता है यहां पर इंगेशन में क्या होगा, एक फॉल्स फूड का ठीक है दोस्तों, इंगेशन मैंने बताया था आपको, एक फॉल्स सूडोपोडिया का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि फॉल्स पैर यानी कि सूडोपोडिया का निर्माण होगा। सबसे पहले फूड पाथ का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, सबसे पहला काम यही होगा। दूसरा काम क्या होगा, पाचन। पाचन मैंने बताया था दोस्तों, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है वो टूट जाएगा बिल्कुल सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में। ठीक है, यानी कि जटिल कण का साधारण कण में टूटना। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, अवशोषण। जो अमीबा के अंदर तीसरा प्रोसेस होगा फूड पार्टिकल के साथ, वो होगा अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है जो बचा हुआ भोजन है, जो बचा हुआ भोजन है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भोजन है उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हमारी पूरी जो हमारे अमीबा है यानी कि सिंगल सेलुलर अमीबा है उसकी पूरी सेल को मिल जाना। ठीक है, यानी कोशिका विसरण के लिए यूज होता है। दोस्तों ये समझ में आया था फोर्थ ऋतु फिर में। दोस्तों फोर्थ हो जाएगा हमारा स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ठीक है, एसिमिलेशन। दोस्तों इसमें क्या होगा, जो हमारे जरूरी तत्व होंगे, जरूरी अवशोषित तत्व, अवशोषित तत्व कोशिका श्वसन के लिए उपयोगी। ठीक है, के लिए उपयोगी। दोस्तों इसको इंग्लिश में लिख दूं मैं, absorbed food particle
absorb food particle is used for cell respiration। ठीक है दोस्तों, हमारे इसी के साथ फाइव वाला क्या हो जाएगा, वही क्षेपण यानी कि एक्सक्रीशन। दोस्तों एक्सक्रीशन में क्या होगा, बचा हुआ भोजन का अमीबा से बाहर जाना। ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट आउट ऑफ अमीबा बॉडी। ठीक है दोस्तों, हमारे पांच स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कौन सा, पहले बताया था अंतःग्रहण जिसमें पोषण क्या होता है, जिसमें जो हमारे सूडोपोडियम से निर्माण होता है। दूसरा बताया था मैंने आपको पाचन में क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है दोस्तों, वो किसमें टूट जाता है, सिंपलेक्स पार्टिकल में टूट जाता है। ठीक है, तीसरा बताया था आपको मैंने क्या, बताइए, बिल्कुल तीसरा बताया था मैंने आपको अवशोषण, यानी कि जो हमारा फूड पार्टिकल है उसका अवशोषण होता है और कोशिका विसरण के लिए यूज हो जाता है। एक चौथा आता है आपका स्वांगीकरण, फोर्थ इस पर डालना भूल गया मैं। चौथा आता है आपका स्वांगीकरण में क्या होता है दोस्तों, जरूरी जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। जो हमारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनको कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है सेल रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, हमारा सबसे लास्ट का और जो फिफ्थ आता है वो आता है बाह्य क्षेपण, यानी कि एक्सक्रीशन। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो मतलब पूरा न्यूट्रिशन निचोड़ने के बाद, अमीबा के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन निचोड़ने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है दोस्तों, उसको बाहर निकाल देना। दोस्तों हमारा आज का सेशन यही तो होने वाला है और आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जो बच्चे हमारे साथ सच में मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। जब तक के लिए थैंक यू।